नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया है, उसी आधार पर जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित और उसी टाइप के हूबहू मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का स्टडी आपको करवा रहे हैं। यानी कि अभी इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। बस उत्साहपूर्वक ईमानदारी से स्टडी करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, आपको पीछे जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए पहली क्लास में। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लास बाय क्लास आपको सारा क्वेश्चन और सिर्फ सटीक और शानदार स्टडी करवाएंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कल वाले एग्जाम में आया था कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मेन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए, तो इसमें दिया जाता है हॉकी इंडिया बलजीत पुरस्कार। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था आपको, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, या तो हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार, या तो हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड। ठीक है, तो ये जहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, वहीं से आपको वही सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, देखिए नीचे 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए जो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। सेम यही क्वेश्चन यहीं से उठाकर पूछा गया था कि आपको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। और किसे मिला है, ये आने वाले एग्जाम के सभी छात्रों को याद रखना है कि 2023 के लिए गोलकीपर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार बलजीत सिंह पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है PR श्रीजेश को मिला है। ठीक है, PR श्रीजेश जो कि हॉकी खिलाड़ी है और ये गोलकीपर है भारत का। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी का, तो ये PR श्रीजेश को मिला है। देखिए अब यहाँ पर याद रखना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, देखिए यहाँ पर जो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह, और ये वर्ष के डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में था। यहाँ देखिए ना कि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो प्रगट सिंह जो पुरस्कार है ये डिफेंडर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको सिर्फ सटीक और शानदार स्टडी करवाएंगे आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो रेगुलर एग्जाम देते होंगे, जो दो चार एग्जाम दिए हैं, उनको मालूम होगा कि आजकल के एग्जाम में क्या होता है, अगर ज़्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो जिस चैप्टर से और जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, उसी चैप्टर और उसी सब्जेक्ट से और उसी टाइप के क्वेश्चन है ना, पूरे एग्जाम में उसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसी से पूछा जाता है, उसी चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, आपको यही पेपर में आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि एक ही चैप्टर से एक ही पेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको बस रिलेटेड अभी कुछ नहीं करना है, आपको रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वही सब टॉपिक वही सब चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, बस मस्ती से आप यही पढ़िए और कोई चीज़ ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़िए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो डिफेंडर के लिए आपको याद रखना है, जिसका एग्जाम बाकी है अभी, तो डिफेंडर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रगट सिंह पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला है, तो ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, और एक मिडफील्डर है ना, तो मिडफील्डर के लिए दिया जाता है हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। शायद ये भी ऑप्शन में था आपका, देखिए ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, कि मिडफील्डर के लिए किसे दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार, तो अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बलजीत सिंह, डिफेंडर्स के लिए प्रगट सिंह, और मिडफील्डर के लिए अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के लिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, तो ये पुरस्कार जो मिला था ये PR श्रीजेश को मिला है, और डिफेंडर्स के लिए किसे मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को, और मिडफील्डर के लिए अजीत पाल सिंह हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्ष 2024 में ये सब क्या था, 2023 का। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में भी ये क्या है, 2024 का जो भारतीय हॉकी टीम इंडिया के कप्तान कौन है,
तो हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। अभी इन्हीं के नेतृत्व में जो पेरिस में ओलंपिक है वहाँ पर ये इन्हीं के नेतृत्व में टीम हॉकी इंडिया टीम गया है, ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम इंडिया के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। और आज जो कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है हॉकी टीम इंडिया ने, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ ये याद रखना है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो खेल सिखाता है, जैसे कोच है ना, कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए आपके लिए पूरा लिस्ट लेकर आए हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक दो बार बस देख लीजिएगा, आप याद भी किए होंगे, कभी न कभी जरूर पढ़े होंगे। एक बार आपको अच्छे से बताते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको याद रहेगा और एग्जाम में आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल और क्रीड़ा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आपको और बताते हैं कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये भारत रत्न ही है, ठीक है। ये मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। आपको भारत रत्न अभी 5 लोगों को मिला है ना, जिसमें आपके बिहार का है कर्पूरी सिंह है ना, कर्पूरी ठाकुर है, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर है। फिर MS स्वामीनाथन को मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, और PV नरसिम्हा राव को मिला है, और एक कौन है, चौधरी चरण सिंह को शायद मिला है ना। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न मिला 2024 में, ठीक है। अच्छा, पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा में दिया जाता है, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण, और चौथे पर है पद्म श्री पुरस्कार है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। सरस्वती सम्मान दिया जाता है कविता में। व्यास सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो हिंदी साहित्य में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में? तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें साहित्य है, चिकित्सा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, शांति और आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और RD बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो भौतिक विज्ञान में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और आगे आपके लिए है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री अगर पूछे राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार ये लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। मंथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मंथन पुरस्कार मिलता है डिजिटल सामग्री निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए। मंथन पुरस्कार डिजिटल सामग्री निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण, तो ये असाधारण और विशिष्ट सेवा में दिया जाता है। पद्मश्री भी प्रतिष्ठित सेवा में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक है स्टर्लिंग पुरस्कार। अब वास्तुकला में एक और आता है, कौन सा? प्रीतिजिकर पुरस्कार है ना। प्रीतिजिकर और पुलितिजर में कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रीतिजिकर जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतिजिकर वास्तुकला, प्रीतिजिकर वास्तुकला, और एक है पुलितिजर, पुलितिजर जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना है। प्रीतिजिकर जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में, और पुलितिजर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल प्राइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। एबल प्राइज गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रीन स्टार अवार्ड ये किसमें मिलता है? ग्रीन स्टार यानी हरियाली है ना, पर्यावरण, पर्यावरणीय आपात स्थितियों को रोकने और तैयारी करने और प्रतिक्रिया में देने में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ग्रीन स्टार अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक बार और आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको काम आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन कल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था, है, इसको आप ऑप्शन से छांट करके मार सकते थे। कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं था? तो GSAT है, EDUSAT है और HEMSAT है। सेट मतलब सैटेलाइट, ठीक है। तो ये सब भू अस्थायी उपग्रह है। ये जुगनू जो है ये नहीं, ये तो क्या जुगनू जो जगमगाता है, जुगनू तो एक जीव हो गया, जंतु हो गया, ठीक है। तो ये जुगनू जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ से क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। भू अस्थायी उपग्रह है ना, सैटेलाइट से पूछा है, तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए रेड कलर का जो क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन ये है ब्लैक वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। कुछ क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको लिख भी दिए, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी की सतह से भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है, तो बताइए कितनी होती है ऊंचाई। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये रिपीट भी होता है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। भू अस्थिर जो है उपग्रहों की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितना है, तो 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाता है आपसे कि एक भू अस्थिर उपग्रह की समयावधि क्या है जो भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूमता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक भू अस्थिर उपग्रह का जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का इसका समय रहता है, ठीक है। 24 घंटे लगता है, ठीक है, 24 घंटे लगता है। अगर एग्जैक्ट अगर दिया हुआ रहे तो 23 घंटा है ना रहता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड रहता है, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके आने की संभावना रहेगी आपके, है ना, तो जिस चैप्टर से पूछा गया है उसी से। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब बताएंगे, जो भी ध्यान से सुनना है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 दिन 6 घंटे में करता है, ठीक है। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा ये करता है कितना, 27 दिन 6 घंटे, यानी 27.3 दिन में करता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आएगा जो कन्फ्यूजन वाला है, सबको एक साथ यहाँ देखेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, अगर पूछे तो। एक तो बता दिया आपको क्या, भू अस्थिर उपग्रह जो है ये पृथ्वी की बता दिया आपको कितना, 24 घंटे, है ना। और फिर दूसरा क्या, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन, है ना, 27.3 दिन में, यानी 27 दिन 6 घंटे में करता है। अगर क्वेश्चन आया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो ये लगभग 365 दिन में करता है ना, एक वर्ष में 365 है ना, पूर्णांक 1/4 दिन में करता है, यानी यही भी 365 दिन और 6 घंटे में करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जो उपग्रह है सैटेलाइट जो है पृथ्वी की परिक्रमा 24 घंटे में कर लेता है। चंद्रमा जो है ये करता है पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में। अब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365.6 यानी कि 365 पूर्णांक 1/4 दिन में करता है, यानी 365 दिन और 6 घंटे में करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अभी करंट अफेयर में एक याद रखना है क्वेश्चन कि इसरो का सबसे आधुनिक सैटेलाइट जो है मौसम सैटेलाइट वो कौन सा है। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट कौन सा है, तो इनसेट है ना, इनसेट 3DS है, ठीक है। याद रखना है 3DS। आपसे ऐसे उल्टा कर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनसेट 3DS क्या है, किससे संबंधित है, तो ये क्या है, आधुनिक मौसम सैटेलाइट है, ठीक है। इनसेट 3DS जो है ये आधुनिक मौसम सैटेलाइट है, जिसको फरवरी 2024 में ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है इनसेट जो है 3DS सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा, 3-4 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा अलग अलग तरीके से। जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये है श्रीहरिकोटा में, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से ज़्यादातर जो सैटेलाइट है यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चे में रहा था, चंद्रयान 3, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब एक आपका रेलवे NTPC का एग्जाम हो रहा था तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 तो महत्वपूर्ण है ये, लेकिन चंद्रयान तीनों का आपको याद रखना है कि चंद्रयान 1, 2, 3 कब कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब कहाँ से लॉन्च हुआ था ये ध्यान रखना है। तो चंद्रयान जो है 1
चंद्रयान प्रथम जो है ये कब लॉन्च किया था? तो चंद्रयान प्रथम जो है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और चंद्रयान अगर 2 पूछे तो ये कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 और दूसरा जो है ये 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 3 अगर पूछे ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। तीनों याद हो गया आपको। चंद्रयान प्रथम याद रखना है कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई है ना, 22 दोनों में है, लेकिन ये 2008 है पहला, और फिर ये जुलाई 2019 है, और तीसरा जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। लेकिन जो चंद्रयान 3 है ये लैंड भी सफलतापूर्वक कर गया। तो चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कब किया, ठीक है। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 लैंड कब किया? तो ये किया था 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, याद रखना है, 23 अगस्त 2023 को ये लैंड कर गया था। लैंड कहाँ पर किया था? तो ये दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन एक ये आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 को, क्योंकि ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया था, तो चंद्रयान 3 को किस यान से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को जो है ना LVM3M4 से लॉन्च किया गया था, है ना, ये यान का नाम है। इसी यान से LVM3 और M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था कि सामा चकेबा ये बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, ठीक है। तो सामा चकेबा जो बिहार का एक त्यौहार है, यानी कि बिहार के त्यौहार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण जो चर्चित त्यौहार है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सभी यहाँ पर देखेंगे भी, ठीक है। तो सामा चकेबा जो है ये त्यौहार है, ये किस रिश्ते को समर्पित है? तो ये सामा चकेबा जो है ना भाई बहन के रिश्ते से ये संबंधित है, ठीक है। देखिए भाई बहन के प्रेम का ये त्यौहार सामा चकेबा जो है मिथिला का प्रसिद्ध त्यौहार है, प्रसिद्ध लोक पर्व है ये, है ना, मिथिला का। कौन? सामा चकेबा त्यौहार, ठीक है। सामा चकेबा एक पारंपरिक त्यौहार है। किस राज्य का है ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना है सामा चकेबा अगर पूछ लिया जाए किस राज्य का त्यौहार है तो ये बिहार का है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें। अब देखिए बात करते हैं महत्वपूर्ण त्यौहार का, ठीक है। तो कौन कौन सा बिहार के जो प्रसिद्ध त्यौहार है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपका बिहार टीचर का भी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो छठ पूजा में किसकी? तो सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो त्यौहार है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो छठ पूजा जो है बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो है त्यौहार है, इसमें सूर्य देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है। रही बात सामा चकेबा की, सामा चकेबा से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ये क्या है? ये मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व है, ये भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, और ये बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कब लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नवंबर के महीने में लगता है, ठीक है। और सोनपुर मेला को और किस नाम से जानते हैं? तो हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। और सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी के तट पर ये लगता है, ठीक है। सोनपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो सोनपुर मेला ध्यान रखना है क्या क्या, नवंबर में सोनपुर मेला का आयोजन जो है नवंबर में किया जाता है, और इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। और ये जो है गंडक नदी के तट पर ये सोनपुर मेला लगता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये सोनपुर मेला ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। लेकिन ऊँटों का सबसे बड़ा, अगर विश्व का सबसे बड़ा मेला पूछ दिया जाए तो वह पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में लगता है, ठीक है। अब एक त्यौहार है क्या आपका बिहुला। तो बिहुला क्या है? तो बिहुला मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है, ठीक है। बिहुला त्यौहार जो है बिहुला भागलपुर में है ना, बिहुला त्यौहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। और बिहुला को शानदार मंजूषा कला के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि बिहुला जो है त्यौहार उसको और किस नाम से जानते हैं, तो मंजूषा कला के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, बिहुला त्यौहार। और बिहुला त्यौहार जो है ये अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना।
बिहुला त्यौहार में क्या करते हैं, अपने परिवार के खुशहाली के लिए इसमें प्रार्थना करते हैं। और यह त्यौहार जो है बिहुला, और बिहुला क्या एक महिला थी, बिहुला और उसके पति की पौराणिक कथा पर आधारित है। तो बिहुला त्यौहार किस पर आधारित है, बिहुला त्यौहार जो है बिहुला और उसके पति के, है ना, वो जो कौन था, एक सामा चकेवा जो था वो भाई बहन के प्रेम पर था, ठीक है। और ये बिहुला जो है ये पति पत्नी है, यानी कि बिहुला और उसके पति के पौराणिक कथा पर आधारित है। उसमें क्या हुआ था कि बिहुला के पति को सांप काट लिया था, है ना, तो इससे रिलेटेड उसमें कहानी है। अब है पांचवा क्या, पितृपक्ष मेला, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई राज्यों में भी इसका नाम जाना जाता है। पितृपक्ष मेला क्या है, तो ये कहाँ लगता है, पितृपक्ष मेला गया में लगता है, ठीक है। फल्गु नदी में, फल्गु नदी के तट पर ये लगता है, ठीक है। जहाँ पर फल्गु नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, फल्गु नदी जैसे ही नाम आता है तो 2-3 प्रश्न दिमाग में आ जाना चाहिए। जो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया, किस नदी पर, तो फल्गु नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा रबर डैम, जिसका नाम है गया जी डैम। और बोध गया किस नदी के किनारे है, तो बोध गया आपका ये फल्गु नदी के किनारे ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पितृपक्ष मेला जो है ये कहाँ, पितृपक्ष मेला गया में लगता है। और ये लगता है क्या, मृतकों के सम्मान का त्यौहार है। पितृपक्ष मेला क्या है, मृतकों के सम्मान का त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका मधुश्रावणी मेला। देखिए ये सब प्रश्न ऐसा है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, है ना, बिहार पुलिस ले लीजिए या तो आने वाले कोई भी एग्जाम दीजिए, उस सब में ये सब महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, ठीक है। तो ये सभी ऐसा चीज़ है कि इसको कभी छोड़ने वाला चीज़ नहीं है, हमेशा इसको याद रखना है। ये सब पूरा सटीक और एग्जाम की दृष्टि से पूरा महत्वपूर्ण है ना, VVI प्रश्न है। तो मधुश्रावणी अगर मेला से ध्यान रखना क्या, ये पूरा मिथिलांचल में सावन में नाग देवता और कुल देवी गोसौन, है ना, कुल देवी क्या है, गोसौन, नाग देवता और कुल देवी है गोसौन की स्तुति करके मधुश्रावणी मेला मनाता है, ठीक है। पूरा मिथिलांचल जो है ये सावन में नाग देवता और कुल देवी गौसोन की स्तुति करके मधुश्रावणी मेला मनाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक है क्या, मलमास मेला। तो मलमास मेला कहाँ लगता है, तो मलमास मेला लगता है आपका राजगीर में, ठीक है, राजगीर में लगता है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो मलमास मेला में पूरे महीने, एक महीने मतलब पूरा है ना, पूरे महीने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। ये किस में किया जाता है, तो मलमास मेला में क्या होता है कि पूरे महीने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है था, तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये प्रश्न आया, ठीक है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको नीचे बताएंगे। तो ताजमहल का वास्तुकार ये तो आप बता दिए थे, आपको मालूम हो गया कि उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ये था ताजमहल का वास्तुकार। अब देखिए इसी प्रकार के आपके देखिए 5-6 प्रश्न आपको लेकर आ गए हैं, ठीक है। देखिए पुराना संसद भवन का वास्तुकार कौन था, तो पुराना संसद भवन का वास्तुकार कौन था, एडविन लुटियंस था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिस्टमेटिक ढंग से आपको लाएं ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। वैसे वैसे लाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार आया है, और देखिए इसमें याद भी आपको आसानी से होगा। पुराना संसद भवन का वास्तुकार कौन था, एडविन लुटियंस था। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार पूछे तो एडविन लुटियंस था। इंडिया गेट का वास्तुकार पूछे तो एडविन लुटियंस था। यानी कि पुराना संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, ये तीनों का वास्तुकार कौन था, तो एडविन लुटियंस ही था, ठीक है। तीनों का एक ही था, एडविन लुटियंस था, ठीक है। अब पुराना संसद भवन का हो गया एडविन लुटियंस, अब नए संसद भवन का पूछा जाएगा, ठीक है। तो नया संसद भवन जो बना है उसका वास्तुकार कौन था, तो बिमल पटेल था, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, नए संसद भवन का वास्तुकार पूछे तो क्या टिक कर देना है, बिमल पटेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था अगर पूछे, कई बार एग्जामों में आया है, तो ली कार्बूजियर, है ना। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, ली कार्बूजियर था, ठीक है। अब बात करते हैं ताजमहल से, जैसे क्वेश्चन आया तो यहाँ से जो चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सब देखते हैं, ठीक है। तो ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल कहाँ पर है, ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है यूपी के आगरा में, ठीक है। ताजमहल यूपी के आगरा में, और ताजमहल जो है किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण जो है कब शुरू हुआ था, तो 1632 में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो इसका शुरुआत कब हुआ ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1632 में हुआ था, और ताजमहल निर्माण कार्य में कुल 20,000 से अधिक मजदूर इसमें काम किया था, ठीक है।
अच्छा, शाहजहाँ का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1628 से 1658 तक था। ये शाहजहाँ का कार्यकाल था, ठीक है, शासनकाल था। ठीक है, शाहजहाँ का पिता कौन था और शाहजहाँ का पिता कौन था और ये इसका पुत्र का नाम क्या था, अगर पूछ लिया जाए तो देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको, ये शाहजहाँ कहाँ से आ रहा है, ये सब मुगल शासक है। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर का पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। ठीक है, अकबर का पुत्र था जहांगीर, फिर जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। ठीक है, यानी कि शाहजहाँ का पिता था कौन? जहांगीर, और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बस एक शब्द, देखिए ट्रिक कई लंबे लंबे आते हैं लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है आपको, भाजशाह, डायरेक्ट नाम से ही ये आपको याद रहेगा। भाजशाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना। भाजशाह यानी कि शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, भाजशाह ये सभी, देखिए इसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था ये कौन था? अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो बाबर का पोता कौन था, तो कौन हो जाएगा? अकबर, है ना। अकबर का बाबा यानी कि दादाजी था कौन? अकबर का था ये बाबर था। ठीक है, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा अगर जाता है कि किस वर्ष ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कब? ये किया गया था 1983 में। ठीक है, 1983 में याद रखना है। 1983 में एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ? तो भारत जो है आईसीसी जो है वनडे क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में ही पहला जीता था। दूसरा कब जीता? तो 2011 में जीता था। ठीक है, अब शाहजहाँ इसका निर्माण करवाए। ठीक है, तो शाहजहाँ के निर्माण जो है ना संबंधित पूछा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ जो है ना ये मुगल काल के वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? तो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है जैसे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। रेशम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ बाग का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। तो इतना पहले एक लाइन से याद रख लीजिएगा, है ना, यह आपको याद भी रहेगा। मत जा रेशमा दीवानी, यानी कि मत जा से क्या हो गया? मत से हो गया मयूर सिंहासन ताजमहल, जा से हो गया जामा मस्जिद, रेशमा यानी कि रेशम बाग, और ये सो से क्या हो गया? शाहजहाँ बाग, है ना। और माँ से हो गया मोती मस्जिद, ये से हो गया रेशमा में क्या हो गया? ये मोती मस्जिद का निर्माण। और दीवानी से हो गया क्या? दीवाने खास और दीवाने आम, यानी कि मत जा रेशमा दीवानी। इससे आपको इतने सारे महत्वपूर्ण याद रहेगा। मत जा रेशमा दीवानी, ये सब का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर एक दो प्रश्न है जो पूछा जाता है, कन्फ्यूजन आपको होता है और जानते हुए भी गलती होकर आ जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? देखिए, दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है ये तो करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? और एक है आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, लेकिन उसी लाल किले में मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, तो उसका निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो आगरा का है मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो थोड़ा सा इसे रिलेट कर लीजिए कि आगरा में जैसे ताजमहल है तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, तो वहीं पे मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का प्रश्न लेकर आएंगे। सभी प्रश्न मेरे पास है, ठीक है। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आपको बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।